बेटा जी अब अपन बात कर लेते हैं नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च एनिमल एंड जेनेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ करनाल हरियाणा। इस चीज का अर्थ ये हो रहा है बेटा जी, इंग्लिश में पूछा गया है, अब इसकी हिंदी में बता देता हूं कि जो भैंस का अनुसंधान संस्थान है वो करनाल हरियाणा हिसार में स्थित है। जो अपने जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है जो आपके बस्सी जयपुर में स्थित है। ठीक है, सर्वाधिक आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि भारत में कौन से पशुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, तो बेटा जी उसमें आपको बेझिझक नहीं करना है। राजस्थान में तो आंख बंद करके बकरी, भारत में करना है गाय। ठीक है, यहां से आपके दो क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं पशु परिचर के। नॉर्मल क्वेश्चन है, नॉर्मल कंडीशन पे आपको फेंक सकता है पेपर में, और आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपका पढ़ा हुआ ही नहीं है क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन नॉर्मल पे भी पढ़ा हुआ है ना, एक बार आंखों में से निकला हुआ है ना, तो आपको ऐसा तो है नहीं कि 4 ऑप्शन में 3 ऑप्शन देखे हुए ना मिले। आपको 2 ऑप्शन नहीं मिल सकते हैं, 2 ऑप्शन तो 4 में से आपको ऐसे होंगे कि आपको देखे हुए हैं। ठीक है, अब अपन आगे बात करते हैं इंश्योरेंस स्कीम्स, यानी गाय भैंसों की जो पशुधन बीमा योजना है वह कब स्टार्ट की गई। गाय भैंसों में जो पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की गई है वह स्टार्ट की गई है बेटा जी 2006 में। 2006 में पशुधन बीमा योजना स्टार्ट की गई, यानी 2006 में गायों भैंसों यानी पशुपालकों के लिए एक नई सरकार द्वारा स्कीम लाई गई कि 2006 में पशुपालकों को पशुधन बीमा योजना का लाभ दिया जाए, एक स्कीम द्वारा निकाली। क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो स्कीम है कब निकाली गई, आपको राइट ऑप्शन करना है 2006, फर्स्ट प्रायोरिटी ऑन 2006। पता होता है कि कई बार किसी स्टूडेंट को 2005 याद रहता है, 2004 याद रहता है, 2003 भी रह सकता है या 2002 भी रह सकता है, तो आपको नो कंफ्यूजन एंड राइट आंसर ऑफ 2006। ठीक है, अब आगे अपन बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ी दुग्ध विकास परियोजना है, यानी सबसे बड़ी दुग्ध परियोजना ऑपरेशन फ्लड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन ऑपरेशन फ्लड ऑफ। ये कब स्टार्ट किया गया, इसका क्या माध्यम है स्टार्ट करने का, मैं बता देता हूं। ये डायरी टेक्नोलॉजी यानी दुग्ध उत्पादन का एक टॉपिक है, उससे मैं आपको सोर्स में पढ़ा रहा हूं, तो आप याद रखना। इस ऑपरेशन फ्लड को जो स्टार्ट करने का महत्व था, उद्देश्य था, यही था कि जो पशुपालक इस दुग्ध उत्पादन का ज्यादा से ज्यादा मात्रा में लाभ इस ऑपरेशन फ्लड के माध्यम से अपने दुग्ध उत्पादन को आगे, व्यवसाय को आगे से आगे बढ़ा के अच्छी मात्रा, अच्छे रुपए कीमत में इसे आगे उत्पाद को बनाकर बेच सके, इसी के लिए इसको उद्देश्य को बढ़ावा दिया गया है। सबसे इसका ये ऑपरेशन फ्लड जो है बेटा जी 3 चरणों में इसको किया गया है। कितने चरणों में, 1, 2 और 3 चरणों में इसको कंप्लीट किया गया है। क्यों किया गया है ये भी बताता हूं। पहला चरण जो है ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब स्टार्ट किया गया है कि प्रथम चरण पहला स्टार्ट किया गया है 1970 से 1980 में फर्स्ट चरण इसको स्टार्ट किया है। बेटा जी लिखते रहना कि प्रथम चरण 1970 से 1980 के मध्य किया गया है। ऑप्शन में आपको 1970 से 1977 के मध्य तक भी दे सकता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1970 से 80 के मध्य प्रथम चरण। दूसरा जो द्वितीय चरण है ऑपरेशन फ्लड का 80 से 85 में स्टार्ट किया गया है, और जो तृतीय चरण है 1985 से 1995 या 96 तक ही इसको पोस्टपोन कर दिया गया है। ठीक है, अब अपन आगे बात कर लेते हैं दूसरे टॉपिक पे। वो दूसरा टॉपिक भी मैं बताता हूं कौन सा टॉपिक है, कि अपन बात कर लेते हैं सबसे जो बात करते हैं ये सफेद क्रांति, हरित क्रांति, रिवोल्यूशन, इसको क्रांति को अपन इंग्लिश भाषा या माध्यम में इसको बोलते हैं रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन क्या होता है, द वाइट रिवोल्यूशन ऑफ फादर। जो अब इसकी हिंदी बताता हूं बेटा जी कि जो सफेद क्रांति है, मान लो ये सफेदी है, सफेद एग्जांपल ले लो दुग्ध है,
दुग्ध क्रांति, सफेद से दुग्ध क्रांति को सफेद क्रांति के नाम से जाना जाता है। सफेद क्रांति जो है बेटा जी, सफेद क्रांति का जो फादर है, सफेद क्रांति के जनक का नाम मैं आपको बता रहा हूं कि सफेद क्रांति के जनक है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। सभी जानते हैं, जानी मानी हस्ती है, एंड द वेरी नॉलेजेबल एंड इंटेलिजेंस ऑफ ह्यूमन इन द फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन। ओके, दैट इज ऑल राइट। एंड बात कर लेते हैं अपन अब कि भारत में प्रथम पशु गणना। आपको बता देता हूं, सबसे पहले टॉपिक पशुपालन स्टार्ट करते ही सबसे पहले टीचर्स लिखाते हैं कि बेटा जी लिखो ऊपर फर्स्ट लाइन पे कि प्रथम पशु गणना कब स्टार्ट की गई। तो प्रथम पशु गणना 1919 में स्टार्ट की गई है। दूसरी जो पशु गणना है उसे डिजिटल पशु गणना के नाम से 1920 में ऐड किया गया है। ठीक है, पशु गणना कौन करवाता है? पशु गणना बेटा जी राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है। राजस्व मंडल हर 5 साल में पशुओं की जनगणना करवाता है। क्यों करवाता है? कि भाई पशु गणना करवाने का ये तात्पर्य है कि सबसे सर्वाधिक संख्या में या न्यूनतम संख्या में, अधिकतम में न्यूनतम कौन से नस्ल जनसंख्या के आधार पर, नस्लों के आधार पर जनसंख्या की जाती है कि इस नस्ल के आधार पर कितने पशु इस कंट्री भारत या राजस्थान में कितने परसेंट पर पाए जा रहे हैं, सर्वाधिक संख्या में कौन से पशुओं की संख्या है। तो मैंने बेटा जी आपको बताया कि राजस्थान में बकरी है और भारत में गाय, और जो आपको बता रहा हूं भैंसों की जन्म स्थली है भारत। भैंसों की जन्म स्थली भारत कहा जाता है। ब्लैक डायमंड की जो नाम दिया गया है, संज्ञा या उपाधि दी गई है, वो भैंस को दी गई है। उस भैंस का अदर नेम आता है जेड ब्लैक, शाह काड़ा, भैंस के नाम ही अदर नेम है। गाय के नाम अलग अलग नस्ल के आधार पर अलग अलग आपको वैरायटी पे मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे जैसे मैं आपको क्लियर कराते जाऊंगा वैसे वैसे हर चीज आपको बारीकी से समझाता जाऊंगा, और जो कुछ भी डाउट होगा मैं आपका वहीं ऑन द क्लास ऑन द स्पॉट यही क्लियर करूंगा। ठीक है, नो डाउट। अगर डाउट है तो मैं हूं ना क्लियर करूंगा। बिलीव तो करो, एक बार बिलीव तो करके देखो। अगर आपके सारे डाउट क्लियर ना कर दूं तो कहना। अब अपन बात कर लेते हैं कि प्रथम पशु गणना 1919 से लेकर 1920 तक चली। इसकी राजस्व मंडल अजमेर करवाता है। पशु गणना प्रत्येक 5 वर्ष बाद या पुनः होती है। अगर अपन बात कर ले, जो अपने मानव की जो जनसंख्या है वो हर 10 वर्ष से करवाता है। ठीक है, 10 वर्ष से होती रहती है। अब अपन दूसरी बात कर लेते हैं कि सर्वाधिक संख्या में गाय, भैंस, भेड़, बकरी यह कौन कौन से जिलों में सर्वाधिक पाए जाते हैं, कौन कौन से जिलों में न्यूनतम पाए जाते हैं। सर्वाधिक का बेटा जी आपको ऐसा तीर, ऐसे ऊपर का सर्कल टाइप का तीर का निशान से आपको शॉर्ट में करना है कि अधिकतम कौन से जिले में है, और न्यूनतम का नीचे एरो लगा के करोगे तो न्यूनतम। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि गाय सबसे अधिकतम कौन से जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक जिले में पाई जाने वाली जो संख्या है गायों की वो उदयपुर में पाई जाती है, और सबसे न्यूनतम जो है वो धौलपुर में पाई जाएगी न्यूनतम। सेकंड पे बात कर लेते हैं भैंस। सबसे ज्यादा भैंस जोधपुर में पाई जाएगी। सर्वाधिक भैंस जोधपुर में नहीं, जयपुर में पाई जाएगी बेटा जी। वो थोड़ी मिस्टेक है उसमें, वो डेटा एरर चेंज होगी, हर बार चेंज होते रहते हैं। तो आपको सबसे अधिकतम भैंस जयपुर में, और सबसे न्यूनतम जो भैंसें पाई जाती है वो पाई जाती है जोधपुर में। अगर अपन बात कर लेते हैं अब गाय, भैंस, और तीसरे नंबर पे आती है भेड़। भेड़ की अपन बात कर लें तो भेड़ सबसे सर्वाधिक एंड अधिकतम एंड न्यूनतम कहां पाई जाती है मैं बताता हूं। सबसे सर्वाधिक जो सर्वाधिक पाई जाएगी बाड़मेर में, एंड न्यूनतम जो पाई जाएगी बांसवाड़ा में। सर्वाधिक कहां पाई जाएगी बेटा जी? न्यूनतम तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा, एंड सर्वाधिक जो पाई जाएगी आपको याद रखना है बाड़मेर। भेड़ सबसे ज्यादा बाड़मेर में पाई जाएगी, न्यूनतम पाई जाएगी बांसवाड़ा में। ठीक है, अगर अपन बात करें आगे गाय, भैंस, भेड़, अब अपन बात कर लेते हैं बकरी की। तो बकरी की अपन बात करें सबसे अधिकतम तो पाई जाएगी बाड़मेर, यानी सबसे अधिकतम बाड़मेर,
और सबसे न्यूनतम जो बकरी की नस्लें पाई जाएगी, सबसे न्यूनतम पशु देखने को मिलेंगे अपने को कौन से जिले में देखने को मिलेंगे, मैं बताता हूँ आपको। सबसे न्यूनतम भी उसी में मिलेंगे, जैसे धौलपुर में बकरी मिलेगी आपको, सबसे अधिकतम बाड़मेर में मिलेगी बकरी, और न्यूनतम मिलेगी आपको बेटा जी धौलपुर में। ठीक है, तो आपको समझ में आया। एक चीज और रह गई है, सबसे अधिकतम संख्या ऊंटों की जिसे आप भूल नहीं सकते। अब एक ऊंटों पे एक कहावत आती है बेटा जी कि ऊंट अक्कल के तोड़े उबानो डोले। अब इको साइड इफेक्ट आप ये भी कर सका कि आप बिना अपनी भाषा में कन्वर्ट कर सका क्या कि ऊंट अक्कल के तोड़े उबानो डोले। ध्यान है, क्यों डोले? क्योंकि वो अक्कल है बिगमान है, तो वो बी कारण ऊंट डोले। बेटा जी एक ऊंट से एक मेरे को कहावत याद आएगी कि किसी ने कहा था कि ऊंट अक्ल के तोड़े उबानो डोले, कि ऊंट उसमें अक्ल दिमाग होता है, उस दिमाग के कारण ही वह बिना पैरों में, अपन तो चप्पल पहनते हैं, वो बिना पैरों में चप्पल पहने चलता है। उसके पैर ऐसे किस टाइप के आते हैं कि वो बिना चप्पल भी जैसे रोड पे रेगिस्तान का जहाज वह चल पाता है, उसके कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। क्यों? क्योंकि उसके पैर नीचे से गुद्दे टाइप के आते हैं, इस वजह से उसके कुछ चुभ नहीं पाता है, वह आसानी से चल लेता है, चलता फिरता है। और अगर उस कहावत को अगर मैं मेरी भाषा में कन्वर्ट करके कहूँ तो बेटा जी मैं उसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि ऊंट अकल के तोड़े उबानो डोले, बिकी मम्मी भी ने चपला ही मन पिरा, क्योंकि बिकी मम्मी के पीछा को नहीं बिन चपला पिरावा जाता। वो खुद ही लाई घास फूस, या मान लो घास फूस तो कहीं खाते वैसी भाई पेड़ पौधा की पत्तियां खा को टाइम पास कर दे उबानो फाप। अब बात कर लेते हैं ऊंट सबसे ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा ऊंट पाए जाते हैं बीकानेर में, और सबसे न्यूनतम प्रतापगढ़ में। ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं पोल्ट्री। पोल्ट्री यानी मुर्गी, मुर्गियां सबसे अधिक अजमेर में पाई जाती है, और सबसे न्यूनतम जो पाई जाएगी चूरू जिले में पाई जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं सुअर की। तो बेटा जी सुअर की बात कर ले, सुअर सबसे ज्यादा जयपुर में पाए जाते हैं। जयपुर में सुअर फार्म भी कई लोगों ने कर रखा है, और सबसे न्यूनतम पाए जाएंगे चूरू में। अब अपन बात कर लेते हैं घोड़े। डोंगर जो घोड़े होते हैं बेटा जी, सबसे अधिक घोड़े बीकानेर में, न्यूनतम डूंगरपुर में। देसी मुर्गी जो होती है वह बांसवाड़ा में ही पाई जाएगी। अब अपन बात कर लेते हैं कुक्कुट। देसी मुर्गी के मांस यानी और जो होती है कुक्कुट पालन, उसे वो टेंडर भी कह सकते हैं। अब अपन बात कर लेते हैं वसा प्रतिशत। वसा प्रतिशत की बात अपन ऐसे कर लेते हैं कि वसा को अंग्रेजी में फैट कहा जाता है, FAT, और SNF वसा रहित ठोस घुलनशील पदार्थ, SNF। ओके, जो स्टैंडर्ड मानक जो दूध होता है उसमें दुग्ध में वसा तो कितनी % रहनी चाहिए और SNF कितनी रहनी चाहिए। जो स्टैंडर्ड दूध जो मानक होता है उसमें 4.5% तो वसा रहनी ही चाहिए, और 8.5 से कम SNF नहीं होना चाहिए, 8.5 तो होनी चाहिए फिक्स। एंड जो संपूर्ण दुग्ध होता है, अब वो संपूर्ण दुग्ध यानी उसमें जो गाय का होता है उसमें 4.0 तो वसा होनी चाहिए, 8.5 SNF परसेंटाइल पे, और भैंस के में अपन जो फैट माने 6.0 फैट होने चाहिए और 9.0 SNF। अब अपन बात कर लेते हैं जो टोन्ड मिल्क होता है, एक डबल टोन्ड मिल्क होता है। टोन्ड मिल्क की अपन बात कर लेते हैं, 3.0 तो उसमें फैट होना चाहिए और 8.5 SNF। अब अपन बात कर लेते हैं डबल टोन्ड। अब मान लो आपको टोन्ड मिल्क पता है, माना कि आपको टोन्ड मिल्क पता है लेकिन आपको डबल टोन्ड नहीं पता। टोन्ड मिल्क का क्वेश्चन आ चुका है, अगर टोन्ड मिल्क का नहीं आएगा तो डबल का आप याद करो। टोन्ड आपको 3.0 याद है फैट यानी वसा, और 8.5 SNF याद है, तो बेटा जी आपको डबल में आधी कर देनी है, 1/2। माना कि जैसे 22/7 मानते हैं, उस 22/7 के मान को अपन 3.14 मान लेते हैं, तो उसी हिसाब से आपको डबल टोन्ड में 1.5 यानी 1.5 गुना प्रतिशत तो फैट मानना है, और SNF आपको बढ़ा देनी है, 8.5 से 9.0 आपको SNF कर देनी है। अब मैं आपको बता दूं कि ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज तो होता है
फ्रक्टोज, एंड ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है लैक्टोज, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज होता है सुक्रोज। अब इसको याद करने की ट्रिक भी बता देता हूं। मेरा एक मित्र है, मित्र तो क्या है लेकिन मैं बनाई दी मैंने ट्रिक कि सुरेश की जीएफ शुगर खाती है, ठीक है। इस ट्रिक से आपको याद हो जाएगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि विश्व में सर्वाधिक संख्या में, मैंने बताया था ना, पहले भी बताया था वीडियो में कि सर्वाधिक संख्या में भारत में तो गाय पाई जाएगी, और राजस्थान में कौन सा पशु पाया जाएगा? बकरी। अब बात कर लेते हैं दुग्ध में Fe यानी आयरन, Fe लोहा कम मात्रा में पाया जाता है, तथा विटामिन सी भी कम पाया जाएगा। हाँ, विटामिन सी अपन कह सकते हैं कि ऊँटनी के दुग्ध में सर्वाधिक पाया जाएगा। ऊँटनी के दुग्ध में इंसुलिन भी पाया जाएगा। और अपन बात कर ले दुग्ध में कैल्शियम व फास्फोरस जो होती है आहार प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा। एंड विटामिन ए दुग्ध में सर्वाधिक पाया जाता है। विटामिन ए हम फलों में बात कर ले तो विटामिन ए फलों में भी पाया जाएगा। और अपन बात करें अब कौन से टॉपिक पे, अपन एनिमल के जो है अब बात कर लेते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी इनकी प्रजनन क्षमता कितनी रहेगी, और उनका ब्यातकाल कितने दिन का रहेगा, और इनकी बच्चा देने की क्रिया क्या कहलाती है, अपन सारी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अपन ले लेते हैं कि सबसे पहले एनिमल का नाम एंड प्यूबर्टी, प्यूबर्टी यानी अवधि, एंड जेनेटल। बेटा जी अब अपन टॉपिक पे बात कर लेते हैं एनिमल यानी पशुओं का नाम, प्यूबर्टी यानी पशुओं की जो ब्याने की अवधि होती है वह कितने दिनों में परिपक्व होकर अपने जो बच्चा देने या प्रजनन क्षमता ग्रहण करने में अवधि के बराबर हो जाते हैं। कितने साल की बछड़ी या हीपर यानी भैंस या पाडी अपन बोलते हैं, हीपर काफ, गाय भैंस की जो नवजात बछड़ा या बछड़ी है उसको काफ, और भैंस की जो नवजात कटड़ा या कटड़ी है उसको हीपर कहा जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं जो भारतीय गाय होती है। भारतीय गाय की अवधि होती है यानी प्यूबर्टी 24 से 30 माह में वह तैयार हो जाती है, और जेनेशन पीरियड ऑफ यानी कि उसका जो ब्यातकाल होता है वह होता है 281 दिन। जैसे आपको नॉर्मल क्वेश्चन पूछ ले कि निम्न में से कौन से पशुओं का गर्भकाल 281 दिन, निम्नलिखित में से कौन से पशुओं का गर्भकाल कितने दिन, ये आपको दिन दे दे और गाय दे दे ऑप्शन। जैसे क्वेश्चन में गाय का जो गर्भकाल होता है पूछ ले कि निम्न में से गाय का गर्भकाल कितने दिन का होता है, आपको ऑप्शन दे दे 281, 291, 290 और 275। तो आपको बेटा जी 281 पे ही क्लियर करना है। राइट ऑप्शन ऑफ इन 1 ए और नंबर का ऑप्शन या फर्स्ट नंबर का ऑप्शन आपका राइट रहेगा। अब अपन बात कर लेते हैं कि गाय, भैंस, भेड़, बकरी के बच्चा देने की क्रिया को क्या कहा जाता है। कि देखो गाय, भैंस और जो होती है गाय, भारतीय गाय, विदेशी गाय और भैंस, इनमें तो काविंग आएगा बच्चा देने की क्रिया। एंड अपन बात कर लेते हैं विदेशी गाय। जो विदेशी गाय जो होती है 18 से 24 महीने या 22 माह की अवधि में ही तैयार हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। अब उनका जो ब्यातकाल बात कर ले, उनका ब्यातकाल होता है 281 दिन ही। भारतीय गाय, विदेशी गाय दोनों का सेम रहता है। बच्चा देने की क्रिया काविंग होती है। और अपन बात करें भैंस की तो 30 से 36 माह के अंदर ये तैयार होती है, और इसका ब्यातकाल जो होता है 307 दिन से लेके 310 दिन भैंस लेती है। और इसकी भी जो बच्चा देने की क्रिया है वो काविंग कहलाती है। अब अपन बात कर लें जो बकरी है या भेड़ है। भेड़ जो होती है प्यूबर्टी यानी उसका जो वो टाइम पीरियड है वो 10 माह में तैयार हो जाती है। जो शुरू नवजात छोटे बछड़े से लेके बड़ी होने तक 10 माह में वह परिपूर्ण हो जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं इसका जो ब्यातकाल है, जो पीरियड है वह जो होता है 147 से 150 दिन आपको ऑप्शन में मिलेगा। अगर 150 मिले तो ठीक है, 150 भी ना मिले तो आपको 147 के एवरेज आपको टिक करना है। इसकी जो बच्चा देने की क्रिया है, जो भेड़ से लैम्बिंग, भेड़ के छोटे नवजात जो
बच्चा या बच्ची होता है उसे लेम्ब कहा जाता है। उसी लेम्ब से मिलती जुलती क्रिया है लेम्ब से लेम्बिंग। गाय भैंस से काविंग, भेड़ से लेम्बिंग, बकरी से किडिंग। जो बकरी जो होती है बेटा जी वह 12 माह में कंप्लीट हो जाती है, परिपूर्ण हो जाती है। इसका जो जनरेशन पीरियड जो होता है वह 151 दिन का होता है और इसके बच्चा देने की क्रिया को किडिंग कहा जाता है। सुअर जो होता है 4 से 6 माह में कंप्लीट हो जाता है और इसका जो प्यूबर्टी होता है जनरेशन जो पीरियड जो प्यूबर्टी तो 4 से 6 माह है एंड जनरेशन पीरियड प्यूबर्ट जो होता है वो 181 दिन होता है। इसकी जो क्रिया होती है बच्चा देने की किडिंग और सुअर की 4 से 6 147 या 147 नहीं सॉरी 114 दिन ही होता है। 114 दिन में इसकी जो बच्चा देने की क्रिया है वो फेरोइंग के नाम से जानी जाती है। अब अपन बात कर लेते हैं ऊंट। ऊंट की अपन बात कर लें तो 36 से 48 माह ही भैंस के बराबर ही ये लेता है, लेकिन इसका जो जनरेशन पीरियड पार्टीशन जो है वो बेटा जी वो अलग है, यानी उसका 305 दिन से लेकर 400 दिन ये कवर करता है। अब बात कर लें 405 या 410 दिन तक आपको ऑप्शन में मिल सकता है। अब अपन बात कर लेते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सम हार्मोन्स कि कौन कौन से हार्मोन्स उपयोगी होते हैं पशुओं के लिए, अपने लिए, दोनों के लिए काम में कौन कौन से होते हैं। पहला हार्मोन बात कर लेते हैं मिल्क जो होता है दुग्ध स्त्राव। जो दुग्ध उतार जो जैसे मान लो कोई भी पशु दुग्ध लेके जैसे अपने कोई भी जैसे उपद्रवी जो भैंस नस्ल गाय होती है वह दुग्ध लेके भाग जाती है तो उसके जैसे वो डॉक्टर वगैरह आता है, सुई लगाता है, वो लगा के उसके दुग्ध को उतार देता है। उस सुई में जो कौन सा हार्मोन है वह किस काम में आता है वो मैं बता देता हूँ। दुग्ध मिल्क एक्सट्रैक्शन जो में होता है दुग्ध स्त्राव में हार्मोन काम में लेता है ऑक्सीटोसिन, वो दुग्ध उतारने का ही काम करता है। इसका जो असर रहता है 5 से 7 मिनट का रहता है। 5 से 7 मिनट के अंतराल में पशुपालक जो है और पशु का दुग्ध जो उत्पादन करना होता है प्रोडक्शन, वो 5 से 7 मिनट के अंतराल में असर अनुसार उसे निकाल लेना चाहिए। अब दूसरे की बात कर लेते हैं मिल्क लेट डाउन। दुग्ध उतारने में ऑक्सीटोसिन एंड मान लो मिल्क जो दुग्ध स्त्राव है उसमें दुग्ध को बढ़ाने के लिए जो हार्मोन काम आते हैं वो प्रोलैक्टिन काम आते हैं। कौन से? दुग्ध स्त्राव में प्रोलैक्टिन फर्स्ट ऑफ इन जो दुग्ध स्त्राव में जो होता है वो फर्स्ट ऑफ प्रोलैक्टिन एंड सेकंड में जो होता है सेकंड में अपन बात कर लेते हैं मिल्क लेट डाउन यानी दुग्ध को उतारना। दुग्ध को उतारने में ऑक्सीटोसिन सहायक होता है और जो दुग्ध को जो होता है मिल्क अप होल्डिंग जो दुग्ध को छड़ाने के लिए आता है वो एड्रिनल आता है और एड्रिनल ग्रंथि में ही लगाया जाता है। अब अपन बात कर लेते हैं दूसरी चीज की कि ऊंट में विटामिन सी पाया जाता है और विटामिन सी मधुमेह रोगियों के लिए बहुत उत्तरदायी है। इंसुलिन मधुमेह रोगियों के लिए बहुत ही बढ़िया दवा है। किसी भी रोगी के मधुमेह की अगर बीमारी हो जाती है तो उसे ऊंट का दूध वगैरह सजेस्ट डॉक्टर द्वारा किया जाता है। इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, वह इंजेक्शन लगाने के बाद में ही वह खाना खाया जाता है। इंसुलिन अपने शरीर में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। अब अपन बात कर लेते हैं कि जो चीज है उस चीज में बेटा जी अब अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी गायों की नस्लें होती है। इतनी देर अपन ने एक बेसिक नॉलेज के थ्रू गायों की एंड एनिमल जो अटेंडेंस होती है उसकी जानकारी ली थी। अब अपन सीरियल वाइज जो नस्लों के आधार पर अब अपन स्टडी सुचारू रूप से स्टार्ट करते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक इन एग्रीकल्चर एंड न्यू वैकेंसी इन एनिमल अटेंडेंस इन पशु परिचारक एंड वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑल डियर स्टूडेंट एंड गॉड ब्लेस यू। आपकी तैयारी अगर मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता गवर्नमेंट नौकरी अचीव करने से। ठीक है, तो अब अपन बात कर लेते हैं सीरियल वाइज। अब अपन एक एक गाय की नस्लों को लेकर अब अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो गाय जो है गाय का नाम बॉस इंडिकस, ठीक है, जूलॉजिकल नेम।
एंड अगर आपको भारतीय गाय का पूछ ले तो भारतीय गाय को जेबू के नाम से जाना जाता है देसी नस्लों में। सबसे समझदार नस्ल देसी गाय। और अब अपन बात करते हैं कि जो गाय है, गाय हमारी माता होती है। गाय में भगवान जो है कम से कम 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। कहा जाता है कि गाय को रोटी देने से सारे कष्ट, जो दरिद्रता वगैरह परेशानी वगैरह होती है वो दूर चली जाती है। तो बेटा जी जो कुछ भी बात अगर पहले से कही हुई है कहावतों में तो वो कोई चीज गलत नहीं है। अब अपन बात कर लेते हैं बिना देरी विलंब किए, धीरे धीरे अपन एक एक नस्ल पे बात करते हैं। तो बेटा जी मैं आपको बता दूं कि अब अपन बात करते हैं, ये लाइट कुछ ज्यादा ही नहीं हो रही, आंखों में पड़ रही है, लाइट को बंद कीजिए एक बार महोदय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने लाइट बंद की। मेरी आंखों में लाइट पड़ने से मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा आगे, तो सॉरी बेटा जी। मैं आपको बता दूं, अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं एक एक सारणी के थ्रू मैं आपको बता देता हूं कि सीरियल वाइज। आप पहले फर्स्ट नंबर पे लिखिए गिर, ठीक है। तो गिर जो गाय होती है, गिर गाय को अपन बात करते हैं, गिर गाय का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पैलेस। और अपन तीन ही चीज पर बात करेंगे, विशेषता।